नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाईटेक स्टेशन बनाया गया है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ पर्यटन स्थल है जहां देश विदेश से माता के दर्शन को लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और इसी रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। रिपोर्ट देखिए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। केंद्र की योजना के तहत बने इस रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे और स्थानीय नेता सहित आमजन उपस्थित रहे। साथ ही स्थानीय स्कूली बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी रेलवे प्रशासन ने करवाया। डोंगरगढ़ के इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए स्वचालित सीढ़ियां, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय, लिफ्ट और पार्किंग स्थल इत्यादि की सुविधाएं दी गई हैं। रेलवे स्टेशन के पूरे जीर्णोद्धार के लिए रेलवे मंत्रालय ने 12 करोड़ 51 लाख की लागत कर किया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी कलाओं और डोंगरगढ़ शहर में जितनी भी तीर्थ और आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य को भी चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पवित्र तीर्थ स्थल माता बम्बलेश्वरी के इस स्थान डोंगरगढ़ में मैं तो आज देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि पहले का स्टेशन कैसा था और आज इतना भव्य दिव्य आधुनिक स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्मित किया गया है। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे जिले के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के इस डोंगरगढ़ को उन्होंने शामिल किया। साथ में राजनांदगांव तो है ही, आने वाले कुछ दिनों के बाद उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। किंतु यहाँ जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अत्याधुनिक यहाँ कोच के साथ साथ पार्किंग के साथ साथ चौड़ी सड़कें, टिकट काटने की जो व्यवस्था है, प्रतीक्षालय की जो व्यवस्था है और लिफ्ट की व्यवस्था, सब प्रकार से अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक प्लेटफॉर्म बढ़ा भी है। बहुत सारी चीजें बोलने के लिए है। यहाँ मैं ये कहूंगा कि हमारे परमाल कसा से नया रायपुर होते हुए खरसिया तक भी जो निर्माण होने वाला है स्वीकृत हो चुका है। ये 7,0853 करोड़ का है। ये हम सब के लिए उपलब्धि वाली बात है। इसमें एस्केलेटर भी है, रैंप भी है, लिफ्ट भी है और बहुत ही शानदार काउंटर है। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए भी अच्छी सुविधा है। ये सर्वा सुविधाजनक हमारा ये स्टेशन है। जैसे शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में भीड़ तो होती ही है, अन्य दिनों में भी यहाँ माता के दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं और वे महसूस करेंगे कि हमारा डोंगरगढ़ जो है वो सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन है। ट्रेन, लोकल ट्रेन लंबे समय से बंद है। स्थानीय की मांग है कि लोकल ट्रेन शुरू की जाए। अत्याधुनिक स्टेशन में अगर ट्रेनें ही नहीं होगी तो स्टेशन का क्या मतलब है? उसका भी बात है, उसको हम लोग करने वाले हैं। सर, एटीएम का मांग किया गया था यात्रियों के द्वारा, पर उसका मांग अभी तक पूरा नहीं है। मेरे तक तो आया नहीं है, आप बता रहे हैं, इसको आगे हम बातचीत करेंगे। कटघोरा रेल लाइन के लिए बातचीत चल रही है, अच्छा संदेश मिलेगा। सर, डोंगरगढ़ का सिस्टम कैसे हालत में है और दैनिक स्थिति में अभी रेलवे स्टेशन के लिए है, उसकी भी चिंता करेंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो मां बम्बलेश्वरी की धरा पे हम जो खड़े हैं और हमारे शहर का उद्धार हो रहा है, हमारे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, अच्छी बात है और आगे होना भी चाहिए, आगे युद्ध स्तर से होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं प्रशासन ये भूल जा रहा है कि जो गरीब मजदूर और छोटे गरीब परिवारों से चलने वाले छात्र छात्राएं, इनके लिए जो सुविधा है, जो लोकल की सुविधा है, जो कॉमन सुविधा जिसको बोलते हैं, वो उस चीज को हम भूल जा रहे हैं।
अब विगत में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कोरोना काल के बाद से हमारे यहाँ जो 8:30 वाली लोकल आती थी, जिसका गाड़ी नंबर है 68724, जो गोंदिया से रायपुर चलती है, उसका वो बंद है, संचालन बंद किया गया है और उसे नवरात्रि में केवल 9 दिन के लिए अपने फायदे के लिए चला दिया जाता है, भीड़ छापने के लिए। तो हमारा अनुरोध यही है, सांसद महोदय से हमने पहले भी 2024 में उनको ज्ञापन दिया था, इस विषय में अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ये आगे हो जाएगा, लेकिन अभी 2 साल होने को आ गया, वो चालू नहीं हुई गाड़ी। तो हमारा सिर्फ अनुरोध यही है कि गाड़ी जो है, लोकल गाड़ी जो है, आप अभी देख लीजिए, सुबह 7 बजे जेडी जाने के बाद में सिर्फ 10:30 बजे इंटरसिटी है, उसके बाद 11 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है, सिवाय एक लोकल के। तो 5-6 घंटे का गैप देखिए। गरीब वर्ग है, जिसको काम पे जाना है, जो मुसरा, यहाँ डोंगरगढ़ से लेके पूरे मुसरा बाटल दुरुप तक के लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। इवन गरीब मजदूरों को नहीं, कई कामगार हैं और छात्र छात्राओं को भी, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो हमारा सिर्फ निवेदन यही है, और मैं पूरा निवेदन करना चाहूंगा सांसद महोदय से, इस बात को थोड़ा सा प्राथमिकता दें। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये विकास अभी भी अधूरा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन को तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ ट्रेनों के स्टॉपेज और लोकल ट्रेनों के संचालन में कमी होने से उनमें खुशी नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति और डोंगरगढ़ विकास मंच के लोगों ने सांसद संतोष पांडे को उद्घाटन कार्यक्रम के बीच पहुंचकर लोकल ट्रेनों और एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ स्टेशन से चालू करने के लिए ज्ञापन भी दिया है। जैसा कि आज अमृत स्टेशन के जो विकास के संबंध में रेलवे का उद्घाटन समारोह था, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदय जी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पधारे थे। तो हमने डोंगरगढ़ में जो लाखों दर्शनार्थी यहाँ दर्शन को आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए डोंगरगढ़ का जो ये विशाल और बहुत भव्य स्टेशन तैयार हुआ है, किंतु हमारी बहुत सी पुरानी ट्रेनें बंद है और साथ ही करीब 4-5 ट्रेनों का हमने स्टॉपेज का यहाँ पर दिया है उनको ज्ञापन, जिससे कि आने वाले समय में जो मंदिर का जो हमारा टारगेट है, जैसे अभी 60 से 70 लाख लोग साल भर में आ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि करीब 1.5 करोड़ लोग इस माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ पधारे। इसी परिप्रेक्ष्य में मंदिर ट्रस्ट भी भक्त निवास, फूड पार्क आदि ऐसी चीजें विकसित कर रहा है कि जो दर्शनार्थी आए तो उनको ये सब सेवा का लाभ मिल सके, और इसमें रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब तक ट्रेनें यहाँ नहीं रुकेंगी, ऐसे भव्य स्टेशन का कोई लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। इसी को देखते हुए हमने माननीय सांसद महोदय को ये आग्रह किया है कि यहाँ पर ट्रेनों का अतिरिक्त स्टॉपेज और जो बंद ट्रेनें हैं उनको यहाँ चालू किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थियों को लाभ प्राप्त हो। अमृत भारत योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का विस्तार विकास हुआ है, किंतु यहाँ ट्रेनों की अत्यंत कमी है। लोकल ट्रेन रेलवे डोंगरगढ़ के लोगों को हमेशा से छल रहा है। यहाँ जो पहले रेलवे का वैभव था, 100 इंजन यहाँ पे रेस्ट करते थे एक जमाने में, इस समय स्टीम इंजन होते थे। आज लोकल ट्रेन के लिए तक के डोंगरगढ़ तरस रहा है। हमने सांसद महोदय को लोकल ट्रेनों के लिए, एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए तथा जो ट्रेनें 2-3 दिन तक दुर्ग में, बिलासपुर में खड़े रहता है, उसको डोंगरगढ़ तक ट्रेनों को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो डोंगरगढ़ के नागरिक रेल रोको आंदोलन करेंगे। रेल प्रशासन का ये प्रयास बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को संबंधित स्टेशन के आसपास की प्राकृतिक सौंदर्यता, दार्शनिक स्थल को दिखाना और यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन सहित देश के 103 पुनर्विकासित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है और इन स्टेशनों का उन्नयन
यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। पता कितना लंबा लिखा है। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश से सड़क मार्ग के माध्यम से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स, फल, स्नैक्स, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी की फर्नीचर आदि वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को जो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने देश हित में उठाया गया ऐतिहासिक, साहसिक और निर्णायक कदम बताया है। कैट छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला ने कहा कि भारत कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बांग्लादेश से सस्ते, घटिया और भारी जो है मात्रा में आयात हो रहे उत्पादों से हमारे व्यापार, स्थानीय उत्पादन और रोजगार को गहरा नुकसान हो रहा था। ये प्रतिबंध स्वदेशी व्यापार को ताकत देगा और वर्षों से पीड़ित व्यापारियों को न्याय दिलाएगा। इसके साथ ही दुर्ग जिले के प्रमुख व्यापारिक संगठन दुर्ग गारमेंट्स एसोसिएशन, भिलाई किराना व्यापारी संघ, स्टेशनरी होलसेल व्यापारी संघ और दुर्ग प्लास्टिक उत्पाद संघ ने भी इस निर्णय को व्यापारी आत्मनिर्भरता का शंखनाद बताया है और पीएम मोदी और वाणिज्य मंत्रालय को धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत ने बांग्लादेश से जो आ रही वस्तुएं हैं उस पर जो प्रतिबंध लगाया है उसका जो है पूरा व्यापारिक संगठन बहुत स्वागत और ऐतिहासिक जो निर्णय है उसका स्वागत करता है। और बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग से जो रेडीमेड गारमेंट्स, फल और पेय पदार्थ, स्नैक्स, प्लास्टिक उत्पादन, लकड़ी का फर्नीचर वगैरह जो भी आता है उससे क्या होता है कि वो मतलब व्यापारियों के देश हित के लिए जो ये कदम भारत सरकार ने उठाया है ये मतलब हर व्यापारी के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक है। और व्यापारी जो है बहुत ज्यादा परेशान था इससे, जो उनका हल्का क्वालिटी का जो माल आ रहा था, कपड़े हो गया, पेय पदार्थ हो गया और काफी चीजें जो आ रही थी उससे व्यापारी बहुत परेशान था। और व्यापारी परेशान इसलिए था कि वहां हल्की वस्तु आती थी और हल्की वस्तु आने के कारण जो है बाजार में उसको विक्रय करके आज चाहे दुर्ग को, राजनांदगांव हो, भिलाई हो, आसपास के सभी व्यापारी जो है बर्बादी की कगार पर आ गए थे। और ये निर्णय केंद्र सरकार की देशभक्ति और व्यापारियों के सम्मान की पुष्टि है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस निर्णय की शुरुआत, निर्णय जो भारत सरकार ने लिया है, हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्यापारी काफी समय से जो है इसके लिए लगे हुए थे, प्रयासरत थे व्यापारी। और ये व्यापारियों की बात जो है हम लोगों ने इसको कई बार कैट के द्वारा उठाया और उसके बाद में जब अभी व्यापारियों की बात मोदी जी के द्वारा और हमारे वाणिज्य मंत्री द्वारा जो सुनी गई और बहुत अच्छे से उसको जो है प्रतिबंध लगा दिया, तो व्यापारी के मन में बहुत उत्साह है। और व्यापारी आगे भी यही चाह रहा है कि आज जो पाकिस्तान से भी जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को भी जो है पूरा प्रतिबंध कर दिया जाए और कोई व्यापार उनसे न किया जाए। वो जो आज भारत के साथ जो किया है, घिनौना काम जो किया है, उससे पूरा जो पाकिस्तान का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मेरा वो व्यापार पूरे व्यापारियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि उस मतलब उनके साथ जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार को पूर्णतः रूप से बंद कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश से सामान आने बंद हो गए, लेकिन यहाँ से भी तो सामान बांग्लादेश जाता होगा, तो उसमें व्यापारियों को नुकसान नहीं है? नहीं, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा ना। जब मैं आपसे मतलब माल ही नहीं लूंगा तो मैं पैसा किस चीज का दूंगा? तो वो क्या होता था, आदान प्रदान होता था। तो इसलिए अब दोनों चीज रुक जाएगी, तो वहां से पूरा अपना कनेक्शन ही कट जाएगा, तो व्यापारी अपने आप हर चीज से संतुष्ट रहेगा। तो स्वदेशी जो माल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या मार्केट में? या बिल्कुल बढ़ेगी। आज भारत का जो व्यापार है, भारत का जो आज मोदी जी का तो शुरू से एक हो रहा है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल पे जो है ज्यादा ध्यान दो और लोकल माल बना के मतलब हर व्यापारी के हर जनहित में पहुंचे और उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। आप 24 केंद्रों में प्री बीएड और प्री डीएल की
परीक्षा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि जिसमें 14,280 विद्यार्थियों की जनसंख्या थी और प्रथम चरण में डीएड की परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें लगभग 5,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पहले चरण में 24 केंद्रों में परीक्षा आयोजित हुई, वहीं तृतीय चरण में 53 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा देने जो विद्यार्थी पहुंचे थे उनकी जांच करने के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में जाने दिया गया। बता दें कि परीक्षा हॉल के पहुंचने पर परीक्षार्थियों का आधार कार्ड देखने के बाद ही उन्हें परीक्षा प्रवेश हॉल में जाने की अनुमति दी गई। आज हमारा बीएड का एग्जाम था और मॉर्निंग शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में डीएलएड का होने वाला है। इसके बाद हमारा को यहाँ राजनांदगांव में सेंटर मिला हुआ था और आज बीएड का पेपर बहुत ही अच्छा आया था और जिस टाइप से हमने तैयारी की थी उससे अच्छा आया था। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी बहुत अच्छे से आए थे। बस हमने जिस तरह के तैयारी की थी उस टाइम से ना हमको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत हुआ और पेपर बहुत ही अच्छा आया था। मैं डीएड का एग्जाम दिलाई हूँ, अभी सुबह का शिफ्ट था और क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया और मेरा प्रैक्टिस तो ठीक ठाक ही था और शिक्षक बनने के लिए मैं तैयारी कर रही थी और अभी सेकंड हाफ डीएड का है तो नहीं, वैसे तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन था जो सोचने में टाइम लग गया और रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। आज यहाँ पर बीएड की एग्जाम हुई प्रथम पाली में, जिसमें 24 सेंटर थे। उसमें प्रथम पारी में 5,895 विद्यार्थी जो थे यहाँ उपस्थित थे और 24 केंद्रों में हुई और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। किसी प्रकार से कोई यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये जरूर होता है कि बच्चों को जो मूल पहचान पत्र लेके आना होता है वो मूल पहचान पत्र लेकर अभी भी नहीं आते। फिर उनको समझाई दी जाती है और मूल पहचान पत्र लाने के बाद ही उनको परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इस बार किसी भी परीक्षा में इस प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आई। दर्ज कितने थे और एब्सेंट? लगभग 5,895 जो थे वो उपस्थित हुए और 2,706 जो है वो अनुपस्थित हुए। ये टोटल यहाँ की संख्या थी। अभी शाम को फिर से डीएड की परीक्षा होगी, उस डीएड की परीक्षा में 53 सेंटर में परीक्षा होगी। में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत। और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम उपस्थित हैं। PS2 सीएम श्री सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं। एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी उपस्थित हैं। हमारे सीआरपीएफ के आईजी उपस्थित हैं। हमारे बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज उपस्थित हैं और हमारे और ऑफिसर उपस्थित हैं। उनका भी एसपी नारायणपुर भी उपस्थित हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहां के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से
सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन के रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ बेगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, एनआईए द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का स्वर और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रेगुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहां भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात किए हैं, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।